हाय दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल डीके सर आर्ट्स मस्ती में वेरी वेरी स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं इटली के एकीकरण के बारे में जानूंगा। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, नहीं गैरीवाल्डी का योगदान, गैरीवाल्डी का योगदान के बारे में जानेंगे। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले आज शुरुआती हम एक छोटे से शायरी से करते हैं। सुनिएगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टान तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टान तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग भी उड़ते हैं। चलिए, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, हिम्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। चलिए दोस्तों, ये शायरी सुनकर के फिर हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। और ये जो चैप्टर है इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी के योगदान के बारे में हम लोग जानेंगे। इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी के योगदान के बारे में हम लोग जानेंगे। वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसके लिए गैरीवाल्डी के योगदान के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम गैरीवाल्डी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? गैरीवाल्डी के बारे में देखेंगे। तो अगर हम प्यारे बच्चों गैरीवाल्डी के बारे में देखें, गैरीवाल्डी के बारे में देखें, तो गैरीवाल्डी के बारे में अगर हम सोचे प्यारे बच्चों, तो यह एक व्यक्ति थे जो पेशे से नाविक थे। पेशे से क्या थे प्यारे बच्चों? नाविक थे। कौन? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी जो थे प्यारे बच्चों, वह पेशे से क्या थे? नाविक थे। और यही गैरीवाल्डी जो थे मेजनी के विचारों के समर्थक थे। मेजनी के विचारों के समर्थक थे। क्या थे? समर्थक थे। गैरीवाल्डी के योगदान के बारे में बताना है। इटली के एकीकरण में जो इटली को एकीकृत करने में, इटली को एक करने में गैरीवाल्डी ने अपना क्या क्या योगदान दिया प्यारे बच्चों, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गैरीवाल्डी के बारे में जाने तो ये पेशे से क्या थे? नाविक थे। और ये मेजनी के विचारों का क्या थे? समर्थक थे। ये मेजनी के विचारों का समर्थक थे। और ये गैरीवाल्डी जो थे, कौन? गैरीवाल्डी जो थे, गैरीवाल्डी और काउंट काबूर, काउंट काबूर जो थे, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी यह दोनों का मकसद तो सेम था। मकसद सेम था। क्या था? मकसद सेम था, लेकिन तरीका अलग अलग था। तरीका अलग अलग था। मतलब गैरीवाल्डी और मेजनी जो थे एक दूसरे का विरोधी थे। एक दूसरे का विरोधी थे। मेजनी, गैरीवाल्डी और काउंट काबूर जो थे, ये दोनों एक दूसरे का विरोधी थे। यानी दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन दोनों का मकसद सेम था प्यारे बच्चों। यह भी इटली का एकीकरण करना चाहते थे, यह भी इटली का एकीकरण करना चाहते थे। यह भी इनका भी मकसद था इटली को एक में मिला दें, इनका भी मकसद था इटली का एक में मिला दें, लेकिन इनका विचार अलग था, मकसद सेम था। इसलिए दोनों में जो थोड़ा मतभेद हमेशा बना रहता था। दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं किया करते थे। अब यहां हम समझेंगे कि यह पेशे से क्या थे प्यारे बच्चों? नाविक थे। मेजनी के विचारों का क्या थे प्यारे बच्चों? ये समर्थक थे। गैरीवाल्डी का मानना था प्यारे बच्चों कि इटली का एकीकरण तभी हो सकता है, इटली का एकीकरण तब भी हो सकता है जब इनके पास सेना की ताकत रहेगी। गैरीवाल्डी मानते थे कि इटली का एकीकरण हम तब भी कर सकते हैं जब हमारे पास सेना की ताकत रहेगी, अर्थात सेना के बल पर ही, सेना के दम पे ही हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं। न तो फिर इटली का एकीकरण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? साइड से आइए सर, साइड से।
तो ये जो चाहते थे कि क्या, ये चाहते थे कि सेना हम अपने आप को अपने आप का सेना बनाए, अपना एक सेना बनाए, सेना का ग्रुप बनाए। तो गैरिबाल्डी जो थे अपनी एक सेना बनाई, अपनी क्या बनाई, सेना बनाई। तो सेना किस लिए बनाई प्यारे बच्चों, तो ये इटली के एकीकरण करने के लिए बनाई, इटली के एकीकरण करने के लिए बनाई। किसने बनाई, किसने बनाई, गैरिबाल्डी ने। किसने बनाई, गैरिबाल्डी ने। अब जब गैरिबाल्डी ने अपनी सेना बना लिए, अब जब गैरिबाल्डी ने अपनी सेना को बना लिए, उसके बाद देखेंगे हम प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कि ये गैरिबाल्डी अगला कदम क्या उठा रहे हैं इटली को एकीकरण करने के लिए। इटली के एकीकरण करने के लिए ही वो अपनी सेना बनाई। जैसे यह सेना बनाया तो इनको सिर्फ दक्षिणी इटली का, कौन से इटली का प्यारे साथियों, दक्षिणी इटली का, दक्षिणी इटली का एकीकरण करना था, एकीकरण करना था, एकीकरण करना था। किनको, किनको, तो आपको गैरिबाल्डी को। तो दक्षिणी इटली का एकीकरण करने के लिए इन्होंने अपनी एक मजबूत सेना बनाई, और मजबूत सेना बनाने के साथ प्यारे बच्चों यही गैरिबाल्डी जो थे, यही गैरिबाल्डी जो थे, दक्षिणी इटली का दूगो क्षेत्र था, दूगो क्षेत्र था, दूगो प्रांत था। एक नंबर में सिसली, एक नंबर में सिसली और 2 नंबर में नेपल्स। क्या था, एक नंबर में सिसली और 2 नंबर में नेपल्स। ये दोनों जो क्षेत्र था प्यारे बच्चों, ये दोनों जो क्षेत्र था प्यारे बच्चों, ये बुर्बो राजवंश के कब्जा में था, बुर्बो राजवंश के कब्जा में था। यानी दक्षिणी इटली का एकीकरण करने के लिए काउंट गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को एकीकृत करने का प्रयास किए। तो इनको देखने को यह चीज मिला, इनको देखने को यह चीज मिला कि दक्षिणी इटली में दो जो क्षेत्र है सिसिली और नेपल्स अभी ऑस्ट्रिया के कब्जा अर्थात बुर्बो राजवंश के कब्जा में है। और यहाँ के ये दोनों जगह के जो लोग हुआ करते थे प्यारे बच्चों, ये दोनों जगह के लोग बुर्बो राजवंश के साम्राज्य से उनके राजाओं के द्वारा किए गए अत्याचार से एकदम तंग आ चुके थे, एकदम तंग आ चुके थे, उब चुके थे। तो इन्होंने गैरिबाल्डी ने इन दोनों क्षेत्रों पर हमला किया, दोनों क्षेत्रों पर क्या किया, हमला किया। और दोनों क्षेत्रों पर प्यारे बच्चों जब ये हमला किए, कौन, दोनों रियासतों पर जब हमला किए क्या बोलते हैं गैरिबाल्डी ने, तो दोनों क्षेत्र के जो लोग थे वो तो पहले से बुर्बो राजवंश से तबाह थे, इसलिए वह जल्दी जल्दी यानी कम समय में अधिक जनसंख्या इनके साथ आ गई, गैरिबाल्डी के समर्थन में उतर गया, सब गैरिबाल्डी के समर्थन में उतर गया। और गैरिबाल्डी के समर्थन में आने के वजह से ये दोनों क्षेत्र को मिला दिए, दोनों क्षेत्र को मिला दिए प्यारे बच्चों। कौन मिला दिए प्यारे बच्चों, तो गैरिबाल्डी, अर्थात आप कह सकते हैं कि दक्षिणी इटली के कुछ क्षेत्रों को, यानी जो उसका मेन क्षेत्र था सिसिली और नेपल्स, ये वहां का सबसे मेन क्षेत्र था, और दोनों क्षेत्रों को आपस में मिलाने का काम कौन किए प्यारे बच्चों, गैरिबाल्डी किए। आज सुनिएगा, जब गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स को मिला दिए, गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स को मिला दिए, तो अब थोड़ी सी बात हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों। यहां देखिएगा, जो इटली था हमारा, जो इटली था उत्तरी इटली और बीच वाला जो रोम वाला क्षेत्र था मध्य इटली, यह दोनों क्षेत्र तो काउंट काबुर मिला चुके थे, दोनों क्षेत्र काउंट काबुर मिला चुके थे। कुछ क्षेत्र था रोम में, मध्य इटली के कुछ क्षेत्र था रोम में, रोम वाला जो क्षेत्र था उस पर पोप लोग का कब्जा था, तो वही पोप लोग थोड़ा बहुत नहीं माने थे, तो इसका थोड़ा सा ये एकीकृत नहीं हुआ था, बाकी ये सब क्षेत्र एकीकरण हो गया था। अब दक्षिणी इटली का जो मेन क्षेत्र था सिसिली और नेपल्स, ये दोनों क्षेत्र को गैरिबाल्डी ने मिलाने का काम कर दिया। आज जब गैरिबाल्डी ने मिलाने का काम कर दिया प्यारे बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ आइए, बैक चलते हैं। उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली, उत्तरी इटली और मध्य इटली का शासक जो थे, ये दोनों विक्टर एमैनुअल के हाथ में था, विक्टर एमैनुअल
एमेनुएल के हाथ में था। यानी अब यह बात जब मालूम चला कि दक्षिणी इटली के दो क्षेत्र सिसिली और नेपल्स को जब गैरिबाल्डी ने मिला दिए, दक्षिणी इटली के दो क्षेत्र सिसिली और नेपल्स को जब गैरिबाल्डी ने मिला दिए, और यह बात विक्टर एमेनुएल को जो पता चला प्यारे बच्चों, तो विक्टर एमेनुएल ने गैरिबाल्डी से खुश हो गए, और खुश होने के बाद इनको ऑफर भी मिला कि आप शासक बन जाइए, आप क्या बन जाइए, शासक बन जाइए और शासन चलाइए। तो ये गैरिबाल्डी ये बातें आगे बताएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये जब खुश हो गए तो 1862 में गैरिबाल्डी ने 2 क्षेत्र और बच गया था। कितने क्षेत्र बच गया था? 2 क्षेत्र। तो गैरिबाल्डी ने सोचा कि रोम वाला जो क्षेत्र है, सिसिली और नेपल्स को तो गैरिबाल्डी मिला दिए, अब 2 क्षेत्र बचा था रोम, तो रोम वाला क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाए। प्यारे साथियों, किसने बनाया? गैरिबाल्डी ने जब योजना बनाए, कहां पर? रोम वाला क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए, उसे एकीकरण करने के लिए, उसे मिलाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए जब योजना बनाए 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में प्यारे बच्चों, जब रोम वाला क्षेत्र पर 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने आक्रमण करने की जब योजना बनाए, योजना बनाए, तो जानते हो क्या हुआ? यही गैरिबाल्डी और काउंट काबूर जो पहले बताए हैं कि दोनों में तालमेल नहीं रहता था, तो यह बात मालूम चला काउंट काबूर को। तो काउंट काबूर कौन था आपको पता है? सर्डिनिया और पिडमाउंट का वहां पर प्रधानमंत्री बने थे। विक्टर एमेनुएल ने उसे प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था, क्योंकि इटली के एकीकरण करना था। आइए बच्चों, तो 1862 ईस्वी में जब गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की जब योजना बनाए, तो यह बात मालूम चल गया किसको? काउंट काबूर को। जब यह बात प्यारे बच्चों काउंट काबूर को मालूम चला, काउंट काबूर ने इसे नाखुश हुए, और नाखुश होकर के गैरिबाल्डी को धमकी देने लगे, गैरिबाल्डी को भगाने लगे। और पहली बार गैरिबाल्डी की मुलाकात और काउंट काबूर की मुलाकात एक साथ 1862 ईस्वी में जब हुआ रोम पर आक्रमण करने के दौरान, तभी दोनों में तालमेल तो पहले से नहीं था, बल्कि दोनों का मकसद सेम था, तरीकाएं अलग अलग थी। तो काउंट काबूर ने गैरिबाल्डी को मना कर दिए कि रोम पर आक्रमण नहीं करना है। यह बात जब काउंट काबूर गैरिबाल्डी को बताए प्यारे साथियों, गैरिबाल्डी ने वहां से वापस लौट गए। यानी रोम का एकीकरण गैरिबाल्डी ने नहीं कर पाए, इधर सिसिली और नेपल्स का ही एकीकरण गैरिबाल्डी ने किए, क्योंकि काउंट काबूर के कहने से गैरिबाल्डी ने वापस आ गए। क्या आ गए प्यारे बच्चों? वापस आ गए। वापस आने के दौरान देखना ये पुरुष को, ये जो गैरिबाल्डी है, गैरिबाल्डी के बारे में जानना थोड़ा सा। जब रोम पर आक्रमण हो रहा था प्यारे बच्चों, रोम पर जब आक्रमण होने के दौरान काउंट काबूर ने मना कर दिए, गैरिबाल्डी ने खुशी खुशी जब वहां से वापस आए, तो वापस आने के दौरान इससे खुश थे विक्टर एमेनुएल ने इसे ऑफर दे रहे थे कि आप यहाँ का शासक बन करके इस क्षेत्र को चलाइए। गैरिबाल्डी ने सभी चीज को त्याग कर, अपनी सारी संपत्ति बेचकर, राष्ट्र के नाम दान करके चल दिए। यानी इन्होंने रोम का एकीकरण नहीं किए, बस दक्षिणी इटली के जो मुख्य क्षेत्र था सिसिली और नेपल्स को मिला दिए। यानी दक्षिणी इटली का एकीकरण इन्होंने कर दिए। कौन? गैरिबाल्डी। अगला कदम था रोम पर, काउंट काबूर के कहने से यह रुक गया। बातें समझ में आ गई होगी। और सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान कर दिए। पूछा जाएगा क्वेश्चन प्यारे साथियों कि काउंट निम्न में कौन व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान करके चल दिए? तो आंसर होगा गैरिबाल्डी। प्यारे बच्चों, इस गैरिबाल्डी इतने अच्छे व्यक्ति थे कि इनका गुणगान भारत के स्वतंत्रता
के समय हो रहा था, और उसी समय लाला लाजपत लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी भी है। ये इतने अच्छे व्यक्ति थे कि अपनी सारी, इनके मन में किसी प्रकार की लोभ लालच नहीं थी, और लोभ लालच नहीं होने के कारण ही अपनी सारी संपत्ति इटली के नावे, राष्ट्र के नावे दान करके चल दिए। और इन्हीं का गुणगान करते हुए भारतीय एक महापुरुष हुआ करते थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी को अपने किताबों में, अपने भाषाओं में लिख करके भारत के लोगों को बताने का प्रयास किए। कौन? लाला लाजपत राय। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या हुआ? इनकी इस बलिदानी के कारण जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने इनका जीवनी को लिखे, और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथियों, 1862 की अब दौर आ गई। 1800 कब की दौर आ गई? 1862 की दौर आ गई। तो 1862 में तो यूरोप पर हमला भी किए थे, काउंट काबूर ने मना भी कर दिए थे। संजोग देखिए कि 1862 ईस्वी में, प्यारे बच्चों, 1862 ईस्वी में जब काउंट काबूर की मृत्यु हो गई, काउंट काबूर की मृत्यु हो गई प्यारे बच्चों, क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आज जब मृत्यु हो गई प्यारे बच्चों, तो मृत्यु होने के बाद देखना क्या हुआ कि जब मृत्यु हो गई तो इटली का एकीकरण नहीं देख पाया, पूर्ण इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं देख पाया। प्यारे बच्चों बताइए कौन नहीं देख पाया? तो काउंट काबूर ने इटली के पूर्ण एकीकरण को नहीं देख पाए, अर्थात 1862 ईस्वी में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक और चीज बताए, यही काउंट काबूर जो है गैरिबाल्डी को रोम पे आक्रमण करने से मना किए, क्योंकि दोनों का विचार अलग अलग था, मकसद सेम था, दोनों में तालमेल नहीं बैठता था। और इन्हीं काउंट काबूर के कहने से उन्होंने गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण न करके उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को दान करके राष्ट्र के नावे दान किए और निकल पड़े। लेकिन अगले तुरंत उसके जस्ट बाद इनकी मृत्यु हो गई। आज जैसे प्यारे बच्चों मृत्यु हो गई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से व्यक्ति थे जो पूर्ण इटली का एकीकरण नहीं देख पाए? तो वह व्यक्ति कौन थे? काउंट काबूर। काउंट काबूर के बारे में थोड़ी सी बातें बता दें। काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने सर्डिनिया और पिडमाउंट का प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इनको इसलिए नियुक्त किया था क्योंकि इनके पास राजनीति की बहुत बड़ी समझ थी, बहुत अच्छी जानकारी थी, और यही काउंट काबूर जो थे इटली का एकीकरण भी किए और बहुत अधिक भी किए। लगभग 75% इटली का एकीकरण करने का काम प्यारे बच्चों यही बहादुर काउंट काबूर किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जब नहीं देख पाया 1862 ईस्वी में, अब देखिएगा इटली के एकीकरण में अगर हम बात करें तो उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली का एकीकरण लगभग हो गया। उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली और मध्य इटली का लगभग क्षेत्र हो गया। मात्र अब 2 ही क्षेत्र बचा था, एक रोम और 2 में बेनिसिया। सुनिएगा प्यारे बच्चों, यही दो क्षेत्र था जिसका एकीकरण अभी नहीं हो पाया था। 1 नंबर में रोम था, 2 नंबर में बेनिसिया था। ये दोनों क्षेत्र का जब एकीकरण नहीं हो पाया था प्यारे बच्चों, तो देखिएगा अब काउंट काबूर भी मर गए और गैरिबाल्डी भी अपना पद को, अपने जगह को छोड़ करके चल दिया, अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान करके चल पड़े। तो आइए बच्चे फिर यहां देखेंगे ये रोम और वेनेसिया का एकीकरण करने का काम विक्टर एमानुएल किए थे। विक्टर एमानुएल। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का पूर्ण एकीकरण करने का काम विक्टर एमानुएल ने रोम और वेनेसिया को आपस में मिला करके किए। यानी विक्टर एमानुएल ने शेष इटली का एकीकरण किए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या हुआ कि विक्टर एमानुएल ने रोम और वेनेसिया का एकीकरण कैसे करते हैं। आइए हम समझते हैं। ये जो रोम वाला क्षेत्र था प्यारे बच्चों, ये पोप लोगों के कब्जा में था। किसके कब्जा में?
पोप लोगों के कब्जा में था। आप पोप कैसा लोग थे? धार्मिक लोग थे। पोप कैसा लोग थे? धार्मिक लोग थे। शुरू में ही बताए थे कि पोप कैसे लोग थे? धार्मिक लोग थे। और इनकी जनसंख्या भी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा जनसंख्या भी कम थी। जनसंख्या भी क्या थी प्यारे बच्चों? कम थी। और ये कहां पर रहते थे? राजधानी रोम में रहते थे। कुछ क्षेत्र था जिस क्षेत्र को यह अपना अड्डा बना करके वहां पर ये रहा करते थे। देखिए इस पर किसका कब्जा था प्यारे बच्चों? इस पर रोम वाले जो क्षेत्र था, रोम वाले क्षेत्र पर किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था। किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था। आगे हम देखेंगे बहुत ही सुंदर 1870 से 71 ईस्वी के दौरान देखिए क्या हुआ। फिर बाजी पलटा तो विक्टर एमेनुअल ने पूर्ण रूप से बाजी मार लेंगे। 1870 से 71 ईस्वी में जब जब फ्रांस से युद्ध हुआ, फ्रांस युद्ध लड़ने चला गया, फ्रांस और प्रसा में युद्ध छिड़ गया। अब कहिएगा सर प्रसा क्या है? तो प्रसा के बारे में हम जर्मनी में बताएंगे। ये जर्मनी का एक छोटा सा प्रांत था जिसका नाम था प्रसा और बहुत ही शक्तिशाली था। उत्तरी जर्मनी के एक क्षेत्र प्रसा था और ये प्रसा बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ताकतवर था। और ये प्रसा जो था ऑस्ट्रिया के कब्जा में था। किसके कब्जा में था? ऑस्ट्रिया के कब्जा में था। बाद में ऑस्ट्रिया के कब्जा से ये मुक्त हुआ था। आइए प्यारे बच्चों, उत्तरी जर्मनी इसको अभी नहीं समझना, इसलिए हम नहीं समझा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पाएगा। उत्तरी जर्मनी का एक क्षेत्र था प्रसा, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर था। उसके बारे में हम जर्मनी के एकीकरण में अगले वीडियो में बताएंगे। ये फ्रांस और प्रसा में जब युद्ध हुआ, नाम अभी नहीं बताएंगे कि सेडवा या सेडोन, इसको हम लोग जर्मनी के एकीकरण में पढ़ेंगे और उस समय आपको क्लियर करेंगे। बस अभी इसका कहानी समझिए। फ्रांस और प्रसा में जब युद्ध हुआ प्यारे बच्चों, फ्रांस ने रोम पर से अपनी सेना को हटा करके प्रसा के साथ भिड़ गया, प्रसा के साथ लड़ने लगा। प्यारे बच्चों, ये जो फ्रांस था तो फ्रांस के सभी सेना रोम पर से हट गई, यानी पोप लोग अब किसी के दबाव में नहीं थे। इसी का फायदा उठा करके विक्टर एमेनुअल ने रोम को मिला लिए। इसी को फायदा उठा करके रोम वाले क्षेत्रों को यानी पोप लोगों को ये मिलाए नहीं। पोप वाला देखिए क्या हुआ। पोप का एक राजमहल था। तो विक्टर एमेनुअल क्या किए प्यारे बच्चों, गौर से समझिएगा। विक्टर एमेनुअल ने राजमहल में सभी पोप लोगों को बंद कर दिए। क्या कर दिए? बंद कर दिए। विक्टर एमेनुअल ने जैसे रोम पर कब्जा फ्रांस का था, फ्रांस से युद्ध लगा 1870 से 71 ईस्वी में प्रसा से, फ्रांस ने अपनी सारी सेना रोम पर से हटा करके प्रसा से लड़ने में लगा दी। और इसी बात को फायदा उठा करके विक्टर एमेनुअल जो थे रोम पहुंच जाते हैं और रोम पहुंचने के बाद पोप लोग तो मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए पोप लोगों को एक राजमहल में सभी पोप लोगों को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद जबरदस्ती जैसे भी हो वहां का एकीकरण कर देते हैं और धीरे धीरे यह पोप लोग भी इस एकीकरण को स्वीकार करते हैं और मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार रोम का भी एकीकरण हो गया प्यारे बच्चों, और इस प्रकार बेनेशिया का भी एकीकरण हुआ। रोम और बेनेशिया का एकीकरण हो गया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा करने का काम कौन किए? विक्टर एमेनुअल किए। कौन किए? विक्टर एमेनुअल किए। एक बार और समझेंगे। रोम पर पोप का कब्जा था और दोनों पर अधिकार जमाया था कौन?
फ्रांस जब आया था, फ्रांस से जैसे 1870 से 71 ईस्वी में युद्ध हुआ फ्रांस और प्रसा के बीच, तो फ्रांस ने अपनी सारी सेना प्रसा में लेकर चली गई, और फ्रांस ने जब अपनी सारी सेना प्रसा में लेकर चली गई प्यारे बच्चों, रोम हो गया खाली, पोप लोग किसी के दबाव में नहीं थे, और इसी का फायदा उठा करके फ्रांस ने, इसी का फायदा उठा करके विक्टर एमैनुअल ने रोम पहुंच गए, और पोप लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो पोप लोगों को राजमहल में बंद कर दिए। आज जब राजमहल में बंद कर दिए प्यारे बच्चों, तो रोम को एकीकृत कर पूरे इटली को बना दिए। इसी प्रकार वेनेशिया का भी एकीकरण हुआ। धीरे धीरे पोप लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उस एकीकरण को स्वीकार कर सभी लोग मिलजुल करके रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण करने का काम विक्टर एमैनुअल साहब किए थे, यानी रोम और वेनेशिया का एकीकरण करने का काम कौन किए थे? विक्टर एमैनुअल। क्योंकि काउंट काबूर 1862 में ही मर गए, गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान करके चले गए, और मेजनी पहले ही हट गए थे, यानी इटली के एकीकरण करने में पहला योगदान मेजनी आया था, दूसरा का योगदान विक्टर एमैनुअल से पहले नहीं हो सका। तो इन्होंने इटली का एकीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को बैठाए। काउंट काबूर ने अपना योगदान देकर के उत्तरी और मध्य इटली के बहुत सारे क्षेत्रों को लगभग मिला दिए। रह गया दक्षिणी इटली। दक्षिणी इटली का एकीकरण करने का काम कौन किए? दो जगह था, सिसिली और नेपल्स, उसका एकीकरण करने का काम गैरिबाल्डी किए। गैरिबाल्डी भी अपनी सारी संपत्ति को दान करके जब चले गए प्यारे बच्चों, तो विक्टर एमैनुअल ने रोम और वेनेशिया का एकीकरण करने का काम किए। इस प्रकार पूरे इटली का एकीकरण खत्म हुआ, यानी चारों पांचों लोगों का इतना योगदान रहा। आइए शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में क्या समझेंगे कि यह जो इटली है प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण यानी पहली बार आपका किए मेजनी, दूसरी बार काउंट काबूर, तीसरी बार कौन किए प्यारे बच्चों? गैरिबाल्डी, और चौथी बार कौन किए प्यारे बच्चों? विक्टर एमैनुअल। एक आदमी कोई नहीं किया है, सबके सहयोग से इटली का एकीकरण हुआ है। आइए ना, पहले मेजनी किया, काउंट काबूर किया, गैरिबाल्डी किया, विक्टर एमैनुअल किया प्यारे बच्चों। तो मेजनी कुछ हिस्सा को किया, काउंट काबूर उत्तरी एवं मध्य इटली को मिलाया, और ये जो थे दक्षिणी इटली के प्यारे बच्चों सिसिली क्षेत्र को, जो उसका मेन क्षेत्र था, सिसिली और नेपल्स को मिलाए, और विक्टर एमैनुअल ने रोम और वेनेशिया को मिलाए। इस प्रकार 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि, ये अगला बताएंगे जर्मनी के एकीकरण में, फ्रैंकफर्ट के संधि के दौरान इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ प्यारे बच्चों। इसी प्रकार जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण करेंगे। आइए फिर एक शायरी के तौर पे आप सभी के बीच एक शायरी बोलूंगा, और उसको आप लोग देखेंगे। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं, हौसले भी किसी हाकिम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हौसला है तो ताकत है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए हिम्मते मददे मर्दे खुदा, यानी हिम्मत लाओ, हौसला को बुलंद करो और अपने ऊंचाइयों की सीढ़ियों को तय करो। फिर अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि इस चीज में दिक्कत है, मैं उसको अपने अनुसार प्रयास करूंगा और इससे भी ज्यादा तोड़ करके पढ़ाऊंगा। बस आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। फिर जय हिंद, जय भारत।